सेक अमेजिंग नॉलेज, रिसर्च से हासिल सच। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान और अफगानिस्तान की। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई है। रहबरी शूरा काउंसिल के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मुल्ला अखुंद को 2001 ईस्वी की उस घटना के लिए जाना जाता है जिसके तहत बामियान में बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी गई थीं। मुल्ला अखुंद ही उस घटना के पूरी तरह जिम्मेदार थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार आतंकियों की लिस्ट में मुल्ला अखुंद का नाम शामिल है। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी होंगे, जिनका संबंध हक्कानी नेटवर्क से है। सिराजुद्दीन हक्कानी को 2008 ईस्वी में काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हमले का जिम्मेदार माना जाता है। हक्कानी का नाम भी वैश्विक आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। अमेरिकी FBI ने हक्कानी पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा था। तालिबान की अंतरिम सरकार के 33 में से 20 लोग वे हैं जो कंधार केंद्रित तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से संबंध रखते हैं। तालिबान द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान पर इस्लामी एवं शरिया कानून का शासन होगा। इस अंतरिम सरकार में 4 ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन पर अमेरिकी प्रतिबंध है। साथ ही इसमें एक भी महिला शामिल नहीं है। साक्ष्य एवं परिस्थितियां बताती हैं कि आतंक की पहचान समझे जाने वाले तालिबान का जन्म लगभग 1 दशक तक चले शीत युद्ध एवं अमेरिकी प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध के गर्भ से हुआ। 80 के दशक का वो समय जब विश्व की 2 महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे पर बढ़त बनाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते थे। ये वो समय था जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मदद से साम्यवादी सरकार चल रही थी। दूसरी ओर कुछ मुजाहिदीन थे जो सरकार गिराने के प्रयास में लगे हुए थे। तभी 1979 ईस्वी में सोवियत संघ की सेना की यहाँ एंट्री हुई। सोवियत संघ अफगानिस्तान की साम्यवादी सरकार को बनाए रखने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार था। अब बात करते हैं अमेरिकी प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध की। उस समय अमेरिका अफगानिस्तान में अपने हित के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहा था। सोवियत सेना का आगमन उसके लिए अप्रत्याशित था। ऐसे में उसने प्रॉक्सी वॉर की चाल चली जिसे ऑपरेशन साइक्लोन नाम दिया गया। प्रॉक्सी वॉर के तहत विरोधियों को मात देने के लिए उससे सीधी लड़ाई की जगह उसके विरोध में काम कर रहे लोगों या संगठन की मदद की जाती है। इस तरह अमेरिका अफगानिस्तान में परोक्ष रूप से दाखिल हो गया। योजनाबद्ध तरीके से मुजाहिदीनों को पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और चीन में ट्रेनिंग दी गई। साथ ही सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा उन्हें आर्थिक मदद भी मिली। 6 महीने साल भर में स्थितियों पर काबू पा लेने की आशा लेकर अफगानिस्तान पहुंचे सोवियत संघ को मुजाहिदीन से कड़ी टक्कर मिली। बाद में उसे ये एहसास हुआ कि वो यहाँ दलदल में फंस चुका है और जितनी जल्दी हो सके उसे निकल जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप 1989 ईस्वी में सोवियत सेना पूरी तरह वापस चली गई। मुजाहिदीन एवं सोवियत संघ की सेना के बीच इस 1 दशक तक चले युद्ध में 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए तथा 60 लाख से अधिक लोगों ने पड़ोसी देश पाकिस्तान और ईरान में शरण ली। सोवियत सेना की वापसी के साथ ही मुजाहिदीनों को शक्तिशाली माना जाने लगा। अब उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। अमेरिका हतप्रभ कि जिसकी उसने मदद की वही ऐसा कर रहा है। अब तक मुजाहिदीन के कई गुट हो गए थे। साथ ही सत्ता के लिए उथल पुथल चल रही थी। समय बीत रहा था कि इसी बीच एक संगठन और भी सामने आया जिसका नाम था तालिब यानी छात्र। ये अफगान युद्ध में अपनी एक आंख गंवा चुके मुल्ला मोहम्मद उमर का गुट था। उमर ने अफगानिस्तान में इस्लामी शासन स्थापित करने की बात कही, जिसकी वजह से आम लोगों का भरपूर सहयोग
उसे मिला, क्योंकि इस्लामी शासन का अर्थ होता है न्याय का राज। समय के साथ मुजाहिदीन के सभी गुटों ने इसके सामने हथियार डाल दिए और अंततः 27 सितंबर 1996 ईस्वी को काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही लगभग संपूर्ण अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया। उसने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने के नाम पर कई ऐसे लिंग आधारित कानून बनाए जो इस्लामी शिक्षा के विरुद्ध था, जैसे लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाना, उन पर कड़े प्रतिबंध लगाना, साथ ही मानवाधिकार को पूरी तरह नकार देना, मीडिया पर कंट्रोल करके उसे अपने अनुरूप चलाना और सत्य उजागर करने वाले पत्रकार को मौत के घाट उतार देना। इसका उदाहरण पिछले दिनों देख चुके हैं कि किस तरह तालिबान ने अपने विजय अभियान के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की भी इसी कारण हत्या कर दी थी। इन्हीं सब कारणों से पिछले तालिबानी शासन के दौरान आम लोगों के जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। इसी दौरान 2001 ईस्वी में 11 सितंबर को अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले का जिम्मेदार अल-कायदा को माना गया, जिसका प्रमुख ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में मौजूद था। अमेरिका ने तालिबान से मांग की कि वो अल-कायदा के सभी नेताओं को उसे सौंप दे, लेकिन तालिबान ने अमेरिका की ये बात नहीं मानी, जिसके नतीजे में अमेरिका ने ब्रिटेन, कनाडा और दूसरे देशों के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 2001 ईस्वी को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका और उसकी सहयोगी सेना ने चुन चुन कर तालिबानियों को ख़त्म किया। अमेरिका ये समझता रहा कि तालिबान ख़त्म हो गए, लेकिन ये उसकी भूल थी। वे शहरों से ज़रूर ख़त्म हो गए थे, मगर वो गांवों और कबाइलों के बीच हमेशा मौजूद रहे। वो मौका मिलते ही अमेरिकी हितों के विरुद्ध गोरिल्ला हमले करते। अंततः अमेरिका ने 2018 ईस्वी में उनके साथ बातचीत शुरू की। बातचीत का सिलसिला चलता रहा, जिसके नतीजे में अमेरिकी सेना की अंतिम टुकड़ी भी अब जा चुकी है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए क्या ये बड़ा आघात नहीं कि वे मिर्ग मरीचिका के पीछे 20 वर्षों तक भागते रहे और तालिबान फिर एक बार वहीं खड़ा हुआ है जहां 1996 ईस्वी में था। इस 20 वर्षीय युद्ध के दौरान पुनः 1,75,000 लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग प्रभावित हुए और हजारों आबरूएं लुटीं। इसके बावजूद अफगानिस्तान आज फिर तालिबान का क्रूर शासन झेलने को बेबस है। एक यक्ष प्रश्न ये भी कि 3 दशकों में 2 महाशक्तियों को अफगानिस्तान से आखिर क्या मिला। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।